चलिए आप लोगों को आज केमिस्ट्री के क्लास में फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक, और मैं जैसा पिछले बार जो आपका क्लासेस लिया था उसमें मैं एल्किन और एल्काइन तक आया था। मेरा जो पहला क्लास था सो आज मैं आपके पास उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब हम लोग पढ़ रहे हैं नेमिंग करना। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एल्किन का या एल्काइन का नेमिंग कैसे करते हैं। तो नेमिंग करने में एंड ऑफ द वर्ड का बहुत वैल्यू है। एक बात आप कहिएगा, हमने बोला कि एंड ऑफ द वर्ड का बहुत वैल्यू है। जैसे हमने पढ़ा था एल्केन, हम वहाँ पे जो जाने थे आपको, फिर मैं बताता हूँ कि हमारे जो पहले वाला वीडियो है इसको देखें, उसके बाद ही सेकंड वीडियो आपको क्लियर समझ में आएगी। क्योंकि मैं वीडियो को लूप के साथ जोड़ करके एक बार एक कलेक्शंस बना रहा हूँ आपके लिए, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपको समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और एक बात और, यहाँ पे हम कुछ कुछ चीज़ों को फंडामेंटल चीज़ भी आपको बताते चलेंगे जो आगे भी आपको काम देगा, ठीक है। लेकिन जो भी बात बता रहे हैं उस वीडियो को देखिएगा। और आपको हम कल भी मतलब पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में भी बताए थे कि भाई एस चांद का बुक से आप रीड जरूर कीजिए। टोटल टॉपिक्स आपको हमारा उसी से मैं नोट तैयार किया हूँ कि आप लोगों को सुविधा हो कि और बुक के लिए आप इधर उधर ना दौड़ें। कम से कम जो हमारी टॉपिक्स है उसको सुने, उसके बाद बुक को पढ़ें। उसके बाद हमारे ख्याल से आपको नोटबुक बनाने की तैयार नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी मैं पीडीएफ फाइल दूंगा, ठीक है। पहले आप हमारे क्लास को रेगुलर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए उसको, चैनल को, ताकि मेरे वीडियो को आप बार बार ले सकें। मेरा सोच ये है कि जो भी स्टूडेंट आपको जैसे बहुत दूर बैठे हैं या कोविड की वजह से क्लास नहीं कर पाए हैं, उनको कम से कम इस क्लास से फ़ायदा मिले और वो आगे बढ़ें। फिर खुद ब खुद उनको पता चलेगा कि क्या मैंने उनको क्या पढ़ाया, क्या उनको समझ में आया, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही नेमिंग करना, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम कैसे करते हैं। तो एक बात कल ही मतलब पहले वीडियो में ही क्लियर कर दिए थे कि एल्केन होता है, ठीक है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है, ठीक है। आपको पहले ही वीडियो में हम एल्केन एल्काइन का टोटल आपका 4-5 जो फ्यूचर्स होता है थोड़ा सा बता चुके थे किसका। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल्केन एल्किन और एल्काइन का नेमिंग करना। तो अभी इनिशियल में इसी का सीखेंगे। हम बोले थे कि लास्ट ऑफ द वर्ड पार्ट बहुत वैल्यू रखता है नेमिंग करने में। जैसे सपोज कीजिए इसके अंत में एन है, एंड ऑफ द वर्ड एन हुआ, इसके अंत में इन है और इसके अंत में आइन है, ठीक है। आपको कल हम जब मतलब पहला वीडियो बताए थे उस समय बताए थे कि एल्केन में n=1 लेते हैं तो CH4 मिलता है, ठीक है। n=1 लेते हैं तो ना तो एल्किन में मिलता है ना एल्काइन में मिलता है। ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी, उसको मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। थोड़ा सा यदि n=2 लेते हैं तो इसमें मिलता है हमारा C2H4, ठीक है, और इसमें C2H2 मिलता है, ठीक है। तो नेमिंग करने का नेमिंग करने में दो का पार्टिसिपेट बहुत जाता है, ये कार्बन का, ठीक है। कार्बन यदि एक है, चूंकि देखिए हमारे यहाँ केमिस्ट्री की डेवलपमेंट बहुत कम हुई है। जो भी हुआ है, जो बाहर से लैटिन कंट्रीज हो गए या जो भी बाहर से पोलैंड हो गया, ये सब एरिया से आपको थोड़ा सा हम लोग केमिस्ट्री का ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट हुई है। चूंकि हमारे यहाँ केमिस्ट्रिस्ट हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुए, ये बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी डेवलपमेंट नहीं है, खास करके पार्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसलिए थोड़ा सा नाम जो मिलेगा वो सब बाहर का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम, बात की अभी जैसे CH4 हुआ, पहला मिला। तो देखिए नेमिंग करने में हमने बोला लास्ट ऑफ द वर्ड का बहुत जरूरी है, लास्ट ऑफ द वर्ड पार्ट का बहुत वैल्यू है। जैसे इसके लास्ट में एन है, इसके लास्ट में इन है और इसके लास्ट में आइन है। तो एक बात देखें कि यदि कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन यदि 1 रहते हैं, ये नंबर ऑफ कार्बन है सपोज कीजिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन जैसे एक कार्बन वाला C हुआ, CH4 हुआ, तो एक कार्बन होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, सो ऑन। आगे और बढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको 10 तक ही पहले बताते हैं क्योंकि ज़्यादा इस क्लास में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि हम लेते हैं जैसे C1 होगा, तो 1 होगा तो उसमें यूज करते हैं मिथ।
वन, जहाँ कार्बन 1 होगा तो उसका पहला जो वर्ड पार्ट बनेगा वो मिथ बनेगा। सेकंड जो होगा वो होगा तो क्या बनेगा, इथ बनेगा। थर्ड होगा तो प्रॉप होगा। फोर्थ होगा तो ब्यूट होगा। समझ रहे हैं बात को, ये नेमिंग करना सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। 5 होगा तो पेंट होगा। 6 होगा तो हेक्स होगा। 7 होगा तो हेप्ट होगा। 8 होगा तो शायद सबका आप पढ़ोगे कि जैसे हेक्सागोनल होता है तो 6 साइडेड होते हैं, तो देखिए हेक्सागोनल हो गया, ठीक है। इसके बाद 8 होगा तो ऑक्ट होगा। 9 होगा तो नन होगा। 10 होगा तो डेक होगा, जैसे डेकाग्राम, डेसीमीटर, सब 10 का बेसिकल होता है, ठीक है। तो ये कार्बन पे डिपेंड करेगा, यानी पहला कार्बन है तो उसका मिथ हुआ, सेकंड कार्बन हुआ तो इथ हुआ, थर्ड हुआ तो प्रॉप हुआ, 4 हुआ तो बीट हुआ, ठीक है। अब यदि कहने का मतलब एल्केन ग्रुप का है तो इसमें एन लग गया, ठीक है, एन लग गया। लेकिन यही यदि इन ग्रुप का है तो पहला तो कंपाउंड होता ही नहीं इसका, इसमें क्या होगा तो जैसे इथ हुआ और इन लग गया तो इथिन, समझ रहे हैं, इथिन हो गया। उसी तरह से प्रॉप है तो प्रोपिन, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब, पहले आप इसको ठीक से क्लियर कर लीजिए, ब्यूटेन हुआ, प्रोपेन हुआ, और ये होगा तो इसके अंत में यदि इथाइन तो इत जोड़ आइन, ठीक है, प्रॉप जोड़ आइन, ठीक है, ब्यूट जोड़ आइन, ब्यूटाइन। समझ रहे हैं बात को। तो ये आईयूपीएसी नेम के लास्ट वाली बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा होगा, यानी किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करना रहेगा तो उसका कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स पे डिपेंड करेगा और वो किस कैटेगरीज में आता है, यानी किस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट्स है, उसका जो नेमिंग का लास्ट वर्ड होता है वो उसके साथ इंस्टॉल होता है और वो उस तरह से नेमिंग होती है। कहने का मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम करना होगा तो अभी आपके क्लास में मैं बता रहा हूँ, उसके लिए ऐसे तो बहुत क्रिटेरिया, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए हम लोग यदि नेमिंग करना होगा तो पहले एन, यानी जो भी होगा एल्केन, एल्किन, एल्काइन होगा, उसका लास्ट वर्ड पार्ट को यूज करेंगे एन, इन और आइन। और आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा, जो कार्बन होंगे उसके आधार पे उसके एडिशंस करेंगे, जैसे मिथ हुआ और ये बन गया मीथेन। ये बात समझ में आ गई, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करना क्लियर हो गया कि कैसे होता है, मीथ कैसे होते हैं, प्रॉप कैसे होता है, फिर एन, इन और आइन कैसे लगता है। जैसे इसी तरह से हो जाता है C2H2, ऐसे इसको एसिटिलीन भी कहते हैं, लेकिन नेमिंग के आधार पे हमने कहा है एथाइन, मीथ एथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, मतलब आगे डिफाइन कर लेंगे, नेमिंग कर लेंगे, ठीक है। यहां तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नेमिंग करने में बुक को फॉलो करेंगे, आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग, जो बात करेंगे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आइसोमर के बारे में। देखिए हम पहले ही बताए थे कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा ऐसा चीज मिलेगा जो थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट होगा, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो सब शोइंग करता है। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी हम, जैसे देखिए अभी हम बात करेंगे कि भाई अभी बात कर रहे हैं हम आइसोमेरिज्म का। क्या है ये आइसोमेरिज्म? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक तरह का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो कहने का मतलब इट इज अ मेन characteristics of organic compound which has a same molecular formula but dissimilar structure formula, so it has a different physical and chemical properties, ठीक है। कहने का मतलब क्या, आइसोमेरिज्म है क्या? तो आइसोमेरिज्म क्या है? तो आइसोमेरिज्म एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है तो किसका है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। क्या करता है ये? तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन क्या करेगा, डिसिमिलर स्ट्रक्चर को दिखाएगा, जिसके कारण उसमें थोड़ी बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज तो श्योर चेंज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आपको?
तो यानी इसके स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण ही उसके फॉर्म में भी चेंज हो जाता है। और इसीलिए इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये प्रॉपर्टी जो फॉलो करेगा, जो कंपाउंड फॉलो करता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो आइसोमर्स है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी कहने का मतलब आइसोमेरिज्म क्या है? तो आइसोमेरिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज अ सिमिलर molecular formula but dissimilar structural, and so it has a dissimilar to a chemical and physical properties। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि आप देख लीजिए आखिर ये डिसिमिलरिटीज क्यों होता है। जैसे एक सिंपल सा हम बात ले लें ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, समझ रहे हैं, जो हमारे गैस सिलेंडर में भी भरी होती है। ठीक है, C4H10 ब्यूटेन हुआ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन ये क्या करेगा, दो कंपाउंड को दिखा देगा। कौन सा? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो उसमें क्या होगी, तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का चलिए स्ट्रक्चर फर्क है, तो यानी उसकी प्रॉपर्टीज भी फर्क होगी। क्योंकि यहाँ पे देख ले अभी कि क्या होता है, तो भाई देखिए ये हुआ ब्यूटेन से ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हमने बोला क्या कि आइसोमेरिज्म क्या होगा, तो आइसोमेरिज्म क्या है, तो आइसोमेरिज्म इज अ special property of any organic compound which has the same molecular formula but is similar in a structure formula, so it has a dissimilar to chemical and physical properties also। ठीक है, फिजिकल नहीं है तो केमिकल तो श्योर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बात करिए किसी किसी कंपाउंड के साथ ऐसा होता है, इसलिए मैंने केमिकल के साथ फिजिकल भी बोला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ ब्यूटेन के बारे में। तो ब्यूटेन का पहला जो होता है वो होता है आपका, मान लीजिए दो आइसोमर्स हुआ, और जो आइसोमेरिज्म के प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वो आइसोमर्स कहलाएगा, जैसे एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और कौन सा होता है, आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये हुआ नॉर्मल ब्यूटेन, और सेकंड क्या हो गया, तो आइसोब्यूटेन हुआ। तो एक बात देखिए, नॉर्मल ब्यूटेन जो होगा वो क्या जाएगा, तो सीरीज में जाता है। ठीक है, आपको तो पता ही है कि ऑर्गेनिक जो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ब्रांच भी बनाता है, सीरीज भी बनाता है और रिंग भी बनाता है। ठीक है, तो रिंग जो बनाता है उसको तो हम लोग साइक्लिक कह देते हैं, हाइड्रोकार्बन। वो दोनों में होता है, सैचुरेटेड में भी होता है और अनसैचुरेटेड में भी होता है, उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटेन हुआ, तो नॉर्मल ब्यूटेन में क्या बोले हम, सीरीज जाएगा। जैसे ये देखिए C4H10, देख रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल एल्केन ग्रुप का है। ठीक है, एल्केन ग्रुप में ये प्रॉपर्टी ज्यादा पाई जाती है, यानी पाया ही जाता है। एक बात जानिएगा, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, इसका देख रहे हैं सीरीज है, बिल्कुल देख रहे हैं CCCHHH, एक बॉन्डिंग पूरा किया, सबको स्ट्रक्चर पूरा करके C4H10 दिया। लेकिन आइसोब्यूटेन में क्या होगा, तो आइसोब्यूटेन में होता है क्या कि इसका ब्रांच निकलता है। तो ब्रांच क्या निकलता है, जैसे यहाँ पे देख लें, कार्बन C। ठीक है, एक C यहाँ से निकल गया, ये H लिया। ठीक है, ये भी H लिया, ये भी H लिया, और यहाँ भी H लिया, ये भी H लिया, ये भी H लिया, और ये भी H लिया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं इसमें भी 4 का कार्बन है, और आपको 4 कार्बन है और साथ में आपका 10 हाइड्रोजन है, काउंट कर ले सकते हैं सब। तो यानी ये दोनों में फर्क क्या हुआ, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में सिर्फ उसके स्ट्रक्चर में फर्क हुई। क्या फर्क हुआ भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, लेकिन स्ट्रक्चर में एक आपका सीरीज स्ट्रक्चर ले लिया और दूसरा चल करके आपका ब्रांच स्ट्रक्चर ले लिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब आइसोमेरिज्म हो गया। अब इसमें आपका पेंटेन जो होता है, जैसे पेंटेन के बारे में भी सुने होंगे, पेंटेन का भी क्या होता है भाई, तो 3 नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, उसके बारे में भी बात करेंगे जब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप समझ गए कि आइसोमेरिज्म क्या है। तो आइसोमेरिज्म इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कहते हैं इसको सैचुरेटेड कंपाउंड कह देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, एल्केन कह देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, विच हैज अ similar molecular formula but dissimilar structure formula, so it has a some physical and chemical properties are different. It is called a isomerism, and by the isomerism which compound found it is called a isomers to each other, such as a normal butane and isobutane are isomers of butane। ठीक है, चलिए क्लियर है। चलिए
ऐसे इसका इंपॉर्टेंट देंगे, ऐसे आप RS अग्रवाल की बुक को देखिए आराम से, थॉरली जो भी बात बता रहे हैं सब उसी में है। इसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसको आइसोमेरिज्म कहेंगे। नॉर्मल ब्यूटेन एक पेंटेन का आता है कभी कभी, उसका क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि पेंटेन का भाई आइसोमर्स 3 होते हैं, ठीक है, नॉर्मल आइसो नियो, तो उसके बारे में बात करेंगे, चिंता नहीं करना है थोड़ा सा। अभी ये आपको कॉन्सेप्ट दे दिए कि ये होता है। एक देखिए, एक होता है होमोलोजियस सीरीज। ये क्या होता है देखिए, होमोलोजियस सीरीज कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ होता है, ठीक है, होमोलोजियस सीरीज, ठीक है, होमोलोजियस सीरीज। चलिए इसको पूरा ही लिख दे। ये होता क्या है, थोड़ा इसको समझने वाली चीज है कि ये क्या होगा, होमोलोजियस सीरीज क्या होगा। ये सब मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक थोड़ा सा कह दीजिए कि छोटा छोटा बात है, जो लोग नहीं समझते हैं तो आगे समझ नहीं पाते हैं। तो होमोलोजियस सीरीज क्या होगा, तो गौर कीजिएगा जरा सा। जैसे होमोलोजियस सीरीज एल्केन का भी होगा, एल्किन का भी होगा और एल्काइन का भी होगा, ठीक है, यानी सैचुरेटेड, यानी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सीरीज पाया ही जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आप जनरल बात हम ले लें थोड़ा सा कि भाई क्या होता है इसमें। तो एक बात देखिए, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, पहले आप एक एग्जांपल को देखें कि जैसे हम लोग लिखते हैं, आप ले लें मतलब एल्केन ग्रुप का ही ले लेते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है, जैसे पढ़ते जाइए, नेमिंग करना तो आप सीख ही लिए, ठीक है। तो अब एल्केन का मीथेन लिए, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लीजिए होता है CH4। मान लीजिए क्या होता है ये, इसका फॉर्मूला तो जानते हैं, CnH2n+2 स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गई। तो यहाँ पे CH4 ले लिए, मीथेन हो गया, इथेन हो गया तो आपका हो गया C2H6, ठीक है, प्रोपेन हो गया तो ये हो गया C3H8, ब्यूटेन हो गया तो ये हो गया C4H10, और पेंटेन हो गया तो ये हो गया C5H12, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब आप देखिए दो एडजेसेंट कंपाउंड के बीच कितने के डिफरेंस है, तो दो एडजेसेंट कंपाउंड के बीच डिफरेंस यदि कह सकते हैं तो कह सकते हैं कि इसका CH2 का है, यानी मास के अकॉर्डिंग कितना हुआ भाई, तो 14U हुई, ठीक है, मास के अकॉर्डिंग जो हो गया आपका वो 14U होगा, बात समझ रहे हैं, 14U होगा, ठीक है। फिर इसके बीच भी देखें तो वही है CH2 डिफरेंस हुआ, और मास का कितना हुआ, तो 14 हुआ, 14U का डिफरेंस हुआ, इसमें भी 14U का डिफरेंस हुआ, सो ऑन। इससे इसको लेंगे वही बात, CH2 का और 14U, क्योंकि कार्बन का कितना होता है, CH2 में 14U क्यों कर रहे हैं, तो गौर कीजिएगा, जैसे CH2 है तो मास का 14U बोले डिफरेंस, तो कार्बन का मास हो गया 12 प्लस 1 इंटू 2, यानी ये हो गया 12 प्लस 2 दैट इज द 14, ठीक है, तो 14U होता है। यानी कहने का मतलब होमोलोजियस सीरीज क्या है, तो व्हेन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड which is in a same structural formula, that means same group organic compound has a adjacent size between difference is CS2 or in according to mass the difference is 14U, then it is said to be a homogeneous series of organic compound। कहने का मतलब क्या कि यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने का डिफरेंस होता है, तो CH2 का डिफरेंस होता है, या अकॉर्डिंग टू मास कितने का होगा, तो 14U का होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, होमोलोजियस सीरीज में है, ठीक है। या इन इंग्लिश फिर से एक बार बोल देते हैं, व्हेन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज इन अ सिमिलर ग्रुप विच हैज द डिफरेंस ऑफ एडजेसेंट compound has a CH2 or in mass differences is 14U, then we say it is a homogeneous series, ठीक है। अब कहिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है होमोलोजियस सीरीज का, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहला हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, यही बोल दें कि टू इन अ होमोलोजियस सीरीज कंपाउंड हैज टू एडजेसेंट साइड हैज अ CH2 डिफरेंस। सेकंड, each adjacent side of homogeneous series compound has a difference is the 14U, ठीक है, ओके। और कह सकते हैं कि क्या होगा भाई, तो each homogeneous series compound has a same structural formula, तो बिल्कुल सही हुआ, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ, so it has a same properties, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग यही होगा, ठीक है।
तो ये 4 प्रॉपर्टीज हुए, यानी 4 प्रॉपर्टीज में पहला तो हुआ CH2 का डिफरेंस, दूसरा का हो गया 14U का डिफरेंस, और तीसरा हो गया आपका दोनों जो होंगे क्या होंगे, तो सेम ग्रुप वाले होंगे। ठीक है, एल्केन का है तो एल्केन का ही है, एल्केन का होगा तो एल्केन का ही होगा, एल्काइन का होगा तो एल्काइन का होगा। जैसे ये हम एल्केन का बात किए, ठीक है, अभी हम एल्काइन का भी बात करते रहे। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होमोलोजियस सीरीज क्या है? चलिए, यहां तक बात कर ली। अब थोड़ा अब इस होमोलोजियस सीरीज में ही ले लें, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन ले लेंगे, आराम से उसका भी सीरीज देखिएगा, वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आएगा। ठीक है, सबका सेम ही होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। होमोलोजियस सीरीज तो क्लियर हुआ, एल्केन का लिया, उसी तरह से एल्केन का भी ले लीजिएगा। ठीक है, एल्काइन का भी लीजिएगा, सबका डिफरेंस वही होगा। होमोलोजियस सीरीज आपका एल्केन का भी होता है, एल्किन का भी होता है और एल्काइन का भी होता है, लेकिन आइसोमेरिज्म का प्रॉपर्टी ज्यादा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ही होता है, यानी एल्केन के साथ ही होता है। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बात करें तो फंक्शनल ग्रुप, चलिए फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, तो ये आपका समझिए कि जैसे कोई आदमी है तो रखते हैं कि नहीं अपना टाइटल, क्या लिखे कि भाई राम सिन्हा, तो कोई भी आदमी देख लिया तो कह दिया कि लग रहा है कि ये सिन्हा है। पांडे, तो कह देखा अरे भाई ये लग रहा है कि पांडे है, तो ये टाइटल उनकी बोली जाती है। तो फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपना एक टाइटल है। ठीक है, क्या होता है तो उसमें उसका फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो कह सकते हैं कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक फंक्शंस है जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिपेंड कराता है। समझ में आ रहा है बात? यानी कह दें कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, तो टाइटल भी है। इसको कह देना गलत नहीं होगा, टाइटल है। जैसे कहिएगा कैसे भाई, आप कैसे कह रहे हैं सर कि ये टाइटल है, तो जैसे देखिए एक जनरल सा बात करते हैं, कल इसके बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा डील करेंगे, थोड़ा टाइम कम होने के कारण थोड़ा सा आपको यहीं तक बात कर रहे हैं थोड़ा, लेकिन बात कर दे रहे हैं। जैसे आप देखिए कहीं पे आप देखिएगा, आप तो पढ़े कि एल्काइल क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पे वही एल्काइल आपको बात की तो हम बोले थे कि नहीं कि एल्केन से एक हटेगा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन तो वो एल्काइल बनाएगा। जैसे मीथेन से हटा, मीथेन से हटा तो ये बनाया मिथाइल CH3, और इसमें एक OH फंक्शनल ग्रुप है। तो कहिएगा ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या बनाया ये, मिथाइल अल्कोहल बनाया। तो यानी कहने का मतलब, ठीक है, कोई भी आदमी यदि अभी इसको इजी वे में देख लेगा कि भाई OH लगा है तो वो उसी समय समझ जाएगा कि क्या है ये, तो भाई अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड है। यदि कहीं पे आपका लग जाए CHO तो वो समझेगा। इसका स्ट्रक्चर हम कल फिर डील करेंगे और ज्यादा थोड़ा, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। यदि कोई आदमी कह देगा कि भाई एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो एल्डिहाइड ग्रुप का है तो उसमें क्या होगा, देखिए फंक्शनल ग्रुप का कुछ शॉर्टेस्ट फॉर्म हम लिख दे रहे हैं आपको, जो आप दूरी से पहचान जाएगा कि नहीं भाई ये चीज है। जैसे कहीं पे यदि आपका OH रहा तो OH रहा तो आप क्या कह देंगे कि ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप OH लगा रहेगा, तो इसको आप कह देंगे कि ये अल्कोहल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए मिथाइल अल्कोहल CH3OH। ठीक है, यदि एल्डिहाइड ग्रुप का रहता है तो एल्डिहाइड ग्रुप का होगा तो क्या होगा, तो CHO लगा रहेगा, तो ये हो गया आपका क्या, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप का हो गया कंपाउंड। इसका पहला कंपाउंड लेना होगा तो ले लेंगे हम लोग CH3CHO, HCHO, HCHO। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका नेमिंग बताएंगे हम, पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे। अभी एक मोटा मोटी आइडिया दे रहे हैं कि पहला कंपाउंड ये हो गया। फॉर्मल्डिहाइड भी इसको कह देते हैं, मेथनॉल भी कह सकते हैं। मेथनॉल नाम के अंत में अल लगता है, वो सब बात करेंगे हम। इसके अंत में अल लगता है तो मेथनॉल भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, मेथनॉल। ठीक है, यदि कहीं पे कीटोन ग्रुप लग गया तो CO लगेगा, तो इसको कहेंगे कि ये क्या है, तो कीटोन है। ठीक है, कीटोन। ठीक, कीटोन का पहला एलिमेंट से एक एग्जांपल ले लें, जैसे प्रोपेनॉन कह दें,
प्रोपेनॉन भी होता है, तो प्रोपेनॉन होता है CH3CO, समझ रहे हैं, और CH3, ये हो गया हमारा क्या, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो ये आपका यही फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, तो उसका पूरा वो टाइटल हुआ, दूरी से देख लिया, अरे ये तो लग रहा है कि क्या है भाई, तो ये कीटोन ग्रुप का है, ये क्या है, तो अल्कोहल ग्रुप का है, तो यानी उसका टाइटल है, जो कि फंक्शनल ग्रुप आपको बता देता है। हाँ, उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड के साथ ये अटैचमेंट कर रहा है, बात समझ रहे हैं। चलिए, इसके बाद जैसे इसमें बात करें, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड का तो COOH, ये तो जानते ही होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, बात समझ रहे हैं। जैसे पहला हो गया क्या, एथेनोइक एसिड, और दूसरा हो जाएगा क्या, मेथेनोइक एसिड। ठीक है, HCOOH, यानी ये हो गया पहला कंपाउंड जो हुआ वो मेथेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, COOH, HCOOH, यानी इसको कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, एसिड ग्रुप भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, एक हो गया आपका क्या, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप का जो होता है स्ट्रक्चर वो होता है आपका C डबल बॉन्ड CAXX, ये हो गया आपका कौन सा, एल्डिहाइड ग्रुप। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, एस्टेल्डिहाइड, ये सब आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया, इथीन में लगता है, इथीन के बाद प्रोपीन बनता है, मतलब इस तरह का हम फंक्शनल को बताएंगे। ये फॉर्मल्डिहाइड का एक तरह से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इतना आपके लिए काफी है, COOH, यही बात को आप रखें। उसके बाद एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप। तो एल्कीन ग्रुप क्या होता है, तो एल्कीन ग्रुप तो जानते ही है कि डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन होगा। ठीक है, तो एल्कीन ग्रुप एक ये भी ले लीजिए, ये भी टाइटल आपके लिए बन गया कि एल्कीन ग्रुप होगा तो ये क्या होगा भाई, तो एल्कीन ग्रुप में क्या होगा, तो एल्कीन ग्रुप में आपका डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और एल्काइन ग्रुप क्या होगा, तो एक तरह का ये भी ग्रुप ही हुआ, यानी फंक्शनल ग्रुप ही हुआ, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। बात समझ में आ गई, ये हो गया, यानी कहने का मतलब OH CHO CO COOH एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप। एक आपका होता है, आपका कहने का मतलब एक होता है जो हैलोजेंस होता है। हैलोजेंस कहने का मतलब क्या होता है, हैलो ग्रुप। तो हैलो ग्रुप किसको कहते हैं, तो जिसके आउटर ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हैलो ग्रुप कहलाएगा। हैलो ग्रुप कहने का मतलब क्या हो गया, तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जितना भी इन खास करके लगा हुआ है, 3-4 कम एलिमेंट जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं, तो हैलो एल्केन्स ही होते हैं। तो उसको हम लोग हैलो एल्केन भी कह सकते हैं, हैलो ग्रुप इसको लिख दीजिए, लीजिए, इसका भी हम जिक्र करते रहे, हैलो ग्रुप, यानी जिसके अंत में क्या लगा रहेगा, X लगा रहेगा। X कहने का मतलब क्या, तो Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, समझ में आ गई बात। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा इसको बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज थोड़ा शॉर्टेज क्लास ही रखते हैं, जितना ही रखते हैं। कल इसको हम लोग लगभग नियरेस्ट टू चले जाएंगे, जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और रिएक्शंस पढ़ेंगे। आप मेरे क्लास को रेगुलर देखेंगे, हम लगभग सभी चीज़ों को बराबर डाउनलोड करते रहेंगे, बराबर मतलब आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके बाद इसका नोट्स देंगे। ये नहीं है कि सिर्फ हमारी क्लास ही रहेगी, क्लास रहने से सिर्फ नहीं होता ये, तो आप ध्यान से सुनिए, बुक को थोड़ा पढ़िए, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन देंगे। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। टोटल आपका ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जिसकी क्लासेस मैं नहीं लूंगा, और आपके सिलेबस के अनुसार ही लूंगा। और बिल्कुल, और हमारी क्लास जो होती है 6 से 12 तक चलेगी। अभी आपका चल रहा है, बीच में 9th का भी शुरू होने वाला है, उसके बाद 11th 12th की भी क्लास चलेगी, और वो रेगुलर क्लास चलेगी आपको। पर मतलब जब भी आप चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में वीडियो को देखिए, चाहे जिस क्लास का हो, कॉम्पिटिटिव मोड में भी वीडियो आएगी उसको आप देखिए, और थोड़ा ले, जिससे कि दूर दूर तक बच्चों को बताएं कि भाई जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं किसी टॉपिक्स को, कम से कम वीडियो देख करके वो समझ पाएं, जिससे हमारे और हमारे समाज का थोड़ा सा तो कम से कम क्राइटेरिया बढ़ेगा। चलिए, धन्यवाद।